जो पिछले हफ्ते जो इस मुल्क में सिक्योरिटी मूड पे मैं शुरू नहीं करना चाह रहा इस वक्त, मगर जो हाँ, सिक्योरिटी डिजास्टर हुआ है। 28 तारीख को बीजिंग से एक स्टेटमेंट इशू हुई चाइनीज मिलिट्री की तरफ से, विच वाज आल्सो कोटेड इन पाकिस्तानी पेपर्स, जिसमें चाइनीज एक कर्नल है। चाइनीज ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हमारे 5 बंदे तुम लोगों ने फिर से मरवा दिए हैं। हम्म। कमीनो, ये बंदे बनो, ये नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल रिलैक्स करके अपने बंदे वापस बुलवाए। उन बंदों की तस्वीरें खींची जा रही थी। फिर उस वक्त उस प्रेस इवेंट में चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमने रिगार्डिंग दिस ऑफर दे दी है। अब दिस इज अ वेरी डेंजरस। वो खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। और वाकयातन ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर अगेन वही बात है कि उन्होंने ये बात की है। काजी साहब ने दोबारा दूसरी दफा बल्कि तीसरी दफा इस मामले को दबाने की कोशिश की है। ही डेस्परेटली वांट्स एन एक्सटेंशन लंदन एग्रीमेंट, उसमें वो अहम कड़ी हैं। आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं वो, उनकी कोई तंजीम है, उनका कोई थिंक टैंक है, वो अपने इदारे को जब डैमेज होता देखते हैं तो वो जागते हैं, वो बातें करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से जो जजेस हैं वो भी बिहाइंड द सीन कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है, चल रही थी, चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साबिर शाकिर साहब, कहीं बरतानिया से या स्पेन से। मेरे साथ हैं वजाहत सईद खान न्यूयॉर्क से। मेरे साथ हैं डॉक्टर शहबाज गिल, अमेरिका में इस वक्त कहीं पे, आई डोंट नो वेयर। और मैं मौजूद हूँ वॉशिंगटन में। अब इस नशिस्त को आप कुछ भी कह लें, इसको 3 हवालदार एक प्रोफेसर कह दें, इसे 4 इडियट्स कह दें, हम सोच रहे हैं कि इसका कोई बेहतर नाम जो है वो इसका ढूंढा जाए। इस नशिस्त को शुरू तो हमने किया बहुत हफ्ते पहले, उसके बाद इस पे बहुत रेगुलर नहीं रह सके। चंद दिन पहले एक नशिस्त हमने की थी, बहुत दोस्तों की तरफ से डिमांड है कि इसे एक रेगुलर फीचर के तौर पे किया जाए, और हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा बेहतर डिसिप्लिन से, बाकायदगी से हम इस नशिस्त को कर सकें। इसमें 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं। आज इस स्टेज के ऊपर बहुत से इश्यूज हमारे सामने हैं। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं, उनका लार्जर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जो कंप्लेंट और खत है उसे डिस्कस किया। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस को जो एंथ्रेक्स के सो कॉल्ड खत भेजे गए, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी इसी तरह के खत भेजे गए। और यहाँ पर जज साहिबान को बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट डराने की, इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर का जो खलफशार और हैजान है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को, उमैर नियाजी को अपने फोकल पर्सन्स की टीम से हटा दिया है। ताहम बैरिस्टर शेर अफजल ये कहते हैं कि हटाया नहीं है, मजीद महज उसमें शिबली फराज को और अली जफर को ऐड किया गया है। ये सारे मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रेट में चलता हूँ, चूंकि एक व्यू ले लूँ मैं साबिर शाकिर साहब का। साबिर शाकिर साहब, आप सारी उम्र रिपोर्टिंग करते रहे, 30 बरस से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। आप ARY जैसे पाकिस्तान के सबसे मकबूल बड़े टेलीविजन चैनल के ब्यूरो चीफ रहे इस्लामाबाद में। हर तरह का रिपोर्टर आपको अभी भी बताता है, बहुत आपके ताल्लुकात हैं। आपकी क्या फीलिंग है, क्या आप तक फीलिंग क्या पहुंची है? मतलब प्रोसीडिंग तो हम सब ने देख ली, इस्लाम जाहिर लाइव ब्रॉडकास्ट हुई है। क्या आपके ऊपर अदेवल पहुंचा, किस तरह से काजी फायज ईसा साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को कंडक्ट किया, क्या आपको समझ आई? देखिए, इनका जो प्लान ए है वो तो नाकाम हो चुका है। प्लान ए यही था कि इस पे मिट्टी डालें, और वो एक रुकनी कमीशन बनाया था तसद्दुक़ जिलानी साहब का। तो वो मैनेज नहीं हो सका इनसे। और वो इसलिए मैनेज नहीं हो सका क्योंकि आज काजी साहब ने वो सारा मलबा डाल दिया कि सोशल मीडिया पे तनकीद की वजह से तसद्दुक़ जिलानी साहब ने ये अपने आप को पीछे हटा लिया है। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि तसद्दुक़ जिलानी साहब जो ज़ाहिर, जब आप एक इंतहाई सीनियर मोस्ट तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, चीफ जस्टिस के तौर पे रिटायर हुए हैं, और हैं, पढ़े लिखे हैं और नीट एंड क्लीन हैं। बाकी आप उनके कर सकते हैं, उनकी वाबस्तगी पे एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हैं बड़े टू द पॉइंट। लेकिन उनको ज़ाहिर है, जब उनके पास खत नहीं था, जो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बनाना चाहते हैं तो बना लें। इस बात ये भी इस तरफ से ओपिनियन है कि जी हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा ठीक है बना दें। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी आप एक तो मुझे भेजें TORs, और दूसरा फिर उनके पास खत पहुंचा ऑनरेबल जजेस का, 6 जजेस का। उनको उन्होंने देखा। फिर मेरा अपना ख्याल है कि जुडिशरी के अंदर भी ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है जुडिशरी के लिए भी। तो अंदर भी ऑनरेबल जजेस ने भी उनसे यकीनन राब्ता किया होगा, जो मुझे लगता है, और बिल्कुल सही। उन्होंने भी मशवरा किया होगा कि क्या करना चाहिए। हम्म। फिर जब उन्होंने TORs देखे, हम्म। और TORs के बाद फिर ऑनरेबल जजेस का खत देखा,
तो उसके बाद उन्होंने जो ड्राफ्ट किया अपना खत, जो पीएम को जो लिखा है लेटर, उसमें उन्होंने बड़ा बड़ा खुल के 100% उन्होंने बड़ा खुल के कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने खुल के, टेक्निकली और खुल के लिख दिया। लेकिन आज हाँ, जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि उसमें क्या निकला? तो उसमें मैं अगेन उसी को आगे बढ़ाते हैं ना जी। तो ये तो हो गया नाकाम। अब ये जो है बामरे मजबूरी लिया गया है, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सो मोटो का। उसकी वजह है कि आज आपने देखा कि 7 मेंबर्स बेंच था जो अवेलेबल था। उसमें सबसे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने और अटॉर्नी जनरल ने, इन दोनों ने आपस में समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेला, खूब दबा के खेला, और बाकी सारा बेंच खामोश रहा। लेकिन जैसे ही ये बिल्कुल उसके बाद फिर जब ओपन हुआ खेल, तो फिर 4 ऑनरेबल जजेस बोले हैं अतर और मिनल्ला चारों साहब, ने अपोज किया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपोज किया, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मंदुख खेल ने, जस्टिस नईम अफगान ने, चारों ने अपोज किया। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को और जो नहीं अपोज चीफ क्या किया? अपोज इन दिस सेंस के वो तो आपस में खेल रहे थे ना जी, माजी में भी ये होता रहा और पिछली गवर्नमेंट भी ये करती रही, जस्टिस सदीकी साहब ने क्या, और हाँ, जस्टिस बंदियाल ने ये किया, जस्टिस एजाज ने ये किया। तो वो तो उसको, वो जो एक नैरेटिव है कि आपने ये बात जरूर कहनी है जब भी आप कहे कि जी वो फलां दौर में भी ये हुआ था। सही तो है। अतर मिनल्ला साहब ने उसको निगेट किया, उन्होंने कहा छोड़े उस बात को। आपने, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने खास तौर पे जस्टिस काजी को उनके अपने जाती केस के बारे में जरा थोड़ा सा उभारा, ताकि वो रिवेंज वाला जरा थोड़ा सा आए। तो उस पे अतर मिनल्ला वो तो साहब ने, साबिर साहब मुझे बड़ा फिक्स मैच लग रहा था, जो इतनी ज्यादा देर इसे कहते हैं जी अटॉर्नी जनरल और काजी फाइज ईसा के दरमियान पिंग पोंग होता रहा है। जी वो हाँ, तो बड़ा अननेचुरल था, गैर कुदरती था। नहीं नहीं, मैंने तो एक और चीज भी देखी है ना जी। आपने भी, वो मैंने ट्वीट भी किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आए, तो उनसे जब उनके अतर मिनल्ला साहब और उन्होंने एंगेज करने की कोशिश की, तो अटॉर्नी जनरल उनके हाथ दबा रहे हैं कि इधर नहीं जाना, हमने हमने सिर्फ जिनके साथ हमने, हमारा फिक्स है, हमने उधर ही रहना है, हमने किसी और के साथ एंगेज नहीं होना। तो वो भी बाकायदा तौर पे जाहिर है एक लाइव जो नशर हो रहा था, उसके फायदे भी हैं। तो 4 जजेस ने वो अपने आप को बिल्कुल फासले पे रखा, और उन्होंने कहा कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी आई है। और फिर खास तौर पे जब अटॉर्नी जनरल इस गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, इस रिजीम को, कि जनाब ये बहुत जबरदस्त है, तो उन्होंने कहा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को और अदलिया के फैसलों को एमपीओ के तहत फारिग कर रहे हैं, सही रद्दी है। की टोकरी में डाल रहे हैं। तो ये आपका रवैया क्या है, ये एटीट्यूड क्या है? लेकिन निकला और क्या? तो निकला क्या? निकला व्हाट्स द ये, आउटकम? अब अगली बात, एक और मुख्तसरन, फिर ये कि आज खुद उन्होंने बात की फुल कोर्ट की। ठीक है, ये भी इंटरनल प्रेशर था, ठीक है, फुल कोर्ट वाला। ठीक है, तसद्दुक जिलानी साहब ने भी लिख दिया इधर से, अंदर भी यह जाहिर है ये डिस्कशन हुई होगी उससे पहले भी, और ये बात हुई होगी कि जनाब सारे बैठे, ये क्या बात हुई, आपने ये बना दिया है और उसको फिर अगेन मुतनाज़ बना दिया है। इस सारे प्रोसेस को हम ठीक किसी है, नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, तो आज खुद उन्होंने कहा कि ये फुल कोर्ट, क्योंकि इस तरफ आना था, बजाय इसके कि ठीक है। सामने से बात आती, तो उन्होंने अच्छा, फुल कोर्ट की भी बात कर दी। अच्छा, तो वजाहत भी आना चाह रहे हैं, जरा जल्द बात वाइंड अप करें, मैं वजाहत पे आऊं। जी, जी। और आप। दूसरा ये कि ये जो लंबी डेट दी है, हम्म। ये लंबी डेट दे के काजी साहब ने फिर वही काम किया है कि एक उनको रिलीफ दिया है कि इस दौरान अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें। अच्छा, वजाहत, आपको क्या लगा इतनी लंबी तारीख में? 2 हफ्ते के लिए लाहौर जा रहा हूँ, फिर हफ्ते के लिए कराची में हूँ, सारे जज अवेलेबल नहीं हैं, 29 तारीख को मैं वापस आऊँगा, फुल कोर्ट की बात उन्होंने हिंट के तौर पे की है, हो भी सकता है। काजी फाइज ईसा साहब क्या करना चाह रहे हैं? उनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे रेड लाइट के ऊपर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, पीछे से गाड़ी ने आपको लगा दी, एक्सीडेंट हो गया है, या बारिश में कोई गाड़ी लग गई है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि उन्होंने इसको अहमियत दी। ये स्टार वॉर्स जो जबरदस्त पुरानी साईफाई सीरीज है, ये लगता है उस ट्रिलॉजी की पहली किस्त थी। अब इसके कुछ लाइट ईयर्स बाद एक और होगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी। ये इस किस्म की जो फिल्म की आज पहली हमने जो आज किस्त देखी ना डॉक्टर साहब, इसमें एक तो कुछ हीरोज हैं और कुछ विलन्स हैं। ये जबरदस्त किस्म का जो ड्रामा रचा है, इसमें पहले कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह जो वाला जो साहब भाई ने बोला है, इट्स अ गुड गुड। टेक्नोलॉजी। अब ये 1.5 घंटा लंबा ये प्रोसीडिंग थी। इस प्रोसीडिंग में ज्यादातर एज यूजुअल काजी फायज ईसा बोले,
ज्यादातर जो उनके डायलॉग थे वो मी माई सेल्फ एंड आई थे। मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, मैंने तो नहीं किया, मैंने नहीं किया, मेरे जमाने में नहीं हुआ। इसमें खाली एक चीज मुझे काजी साहब की बहुत पसंद आई है, एज ए पोस्ट मॉडर्न मैन, वो हर चीज में अपनी बेगम साहब को भी लेकर आते हैं, सरीना। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरीना रह जाए, वो भी आ जाएं, उस वो भी narrative आज, उनका भी गायबाना उनका भी चक्कर लगा, बल्कि ऐसे जबरदस्त टीम वर्क था अटॉर्नी जनरल के साथ, जिसका काम है आपको क्विज करना, यू आर सपोज टू क्वेश्चन हिम, मगर लग रहा था कि काजी और जो एजी हैं वो एक टीम पे हैं। बिल्कुल अब सही। 1 घंटे बाद, 1 घंटे 2 मिनट बाद इंटरवेंशन फाइनली हुई। अतर मिनल्ला ने कहा बस हो गई, बस हो गई, बहुत हो गया। हाँ, 1 घंटे 2 मिनट बहुत बाद अतर मिनल्ला बोला। हम्म, अतर मिनल्ला ने 3 राउंड्स पे बोले, तीनों राउंड्स पे काजी ने उसे इंटरप्ट करने की कोशिश की है। मंसूर अली शाह जो कभी नहीं बोलता बेचारा, कभी नहीं बोलता, मंसूर अली शाह प्लेड अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर टुडे, और जो सुओ मोटो का लफ्ज है पहली बार मंसूर अली शाह ने इस्तेमाल किया कि ठीक है। ये सुओ मोटो नोटिस है। आईएसआई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, हालांकि आईएसआई का लफ्ज उस लेटर में 9 बार इस्तेमाल हुआ है, एक बार भी आज किसी ने नहीं कहा। इस जज, इस कोई केस का अगर नाम रखें, जैसे होता है ना मुईद पीरजादा बमुकाबला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या वजाहत खान बमुकाबला बलोचिस्तान, तो इस केस का नाम जब लिखा जाएगा तारीख में, वो होगा 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वर्सेस द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, बिल्कुल जजेस सही। वर्सेस आईएसआई। मगर उन जजेस को अगर किसी ने एस्टैब्लिश किया पहली बार 1 घंटे 10 मिनट बाद, सिर्फ बोला अपना मंसूर अली शाह कि वो जजेस ऑनरेबल हैं। बिफोर दिस जो ड्रामा रचा, वो इट वाज ऑल काजी ट्राइंग टू, एक तो एक्सप्लेन टू एवरीवन कि वो कितना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, फिर कि उसने जो कर सकता था किया, टाइमली रिस्पॉन्ड किया, इफ्तार डे पे डिनर किया, 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स कॉल की। इट वाज जस्ट द काजी फाइज ईसा शो। बट द गुड न्यूज इज, इस पे क्लैरिटी ये जो आई है मुझे, वो ये आई है कि एक तो काजी ने बड़े शीपिशली एडमिट किया कि शायद मे बी ये फुल कोर्ट हेयरिंग बन जाए। नंबर 1, ये उसे एडमिट होना पड़ा, नंबर 1। तो ये लेकिन बड़ी लंबी उसने एक्सप्लेनेशन काजी साहब ने ये भी दी है कि ये इंक्वायरी कमीशन होता है, ये उसमें जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी पावर्स नहीं है। ऑब्फस्केशन उसका मंसूर ने बड़ी जबरदस्त, मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से ऑब्फस्केशन को डॉक्टर साहब काउंटर किया। उन्होंने ये कहा, क्योंकि इसने बिल्कुल, काजी ने 202 और 203 कहे, पढ़ का बेटा जरा पढ़ो ना, क्योंकि काजी ये कहना चाह रहा था कि ये हमारा काम ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है, बिल्कुल हमारा काम ही नहीं है। मगर मंसूर अली शाह ने बड़ा बड़ा तमीज से, बड़ा प्यार से उसने कहा कि हमारा जब काम होगा ये, जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाए वो जजेस, और उनका चीफ जस्टिस मतलब आमिर फारूक उनकी मदद ना कर सके, तो अब ये बात हमारे ऊपर आती है कि हम अब कुछ रास्ता निकालें कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब हम मदद करें। सो यू कुड सी कि जो बेंच के अंदर जो डिवाइड्स हैं, एक काजी विच इज द डू नथिंग कैंप, और एक मिनुल्ला, मंसूर अली शाह, एंड टू सम एक्सटेंट अफगान, which is the do something camp. There's a 50-50 camp, which is the नईम अफगान से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो डू कैंप में हो। नईम अफगान बड़ा बोला है, एक बार बोला है और तगड़ा बोला है, और मिनुल्ला के बिल्कुल लेफ्ट पे बैठा हुआ था। इनमें एक जाला निकला है जिसका नाम मंडोखेल है, ठीक है, हमारे इलाके का है। मंडोखेल वो नहीं होता, वो हर जलसे में एक जाला होता है जो जी भुट्टो, वो बार बार अवाम के नारे लगा रहा था, वो जरा रिटोरिकल बातें कर रहा था, उसकी बात में सब्सटेंस सबसे कम था। मगर शुक्र है कि मंडोखेल भी आज पहली बार हमने देखा है बोला है। बट व्हाट गुड न्यूज इज, सबसे ज्यादा जो जिसने बंदे ने रिएक्शन दिया है ना डॉक्टर साहब, वो 1 घंटा 20 मिनट पे अगर आप देखें, मैंने इस पे व्लॉग भी किया है, आफरीदी जो बिल्कुल लेफ्ट पे बैठा था, चुप था, आफरीदी फाइनली जब तीसरी बार काटा है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिनुल्ला को, तो आफरीदी ने अपना सर पकड़ लिया राइट, और आफरीदी ने ये किया, अनबिलीवेबल। आफरीदी ने एक लफ्ज नहीं बोला, मगर अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसने धज्जियां उड़ा दी काजी अच्छा, फाइज। जरा गिल को इसमें आने दीजिए। वैसे मैं थोड़ा सा इसमें एक लुकमा ये डाल दूं कि काजी फाइज ईसा साहब का जो स्टाइल है सुप्रीम कोर्ट को कंडक्ट करने का, वो पाकिस्तान की 77 बरस की तारीख में सबसे अनोखा और मुनफरद है। कभी कोई ऐसे चीफ जस्टिस और हेड नहीं गुजरे सुप्रीम कोर्ट के। एक डॉक्टर साहब, एक जुमला, काजी साहब जो है ना, वो अपनी जात से शुरू होते हैं और जात पे खत्म हो जाते हैं, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं है, सब उनके जात के हवाले से है। अच्छा गिल साहब, इतना बड़ा ये वाकया है पाकिस्तान की तारीख का कि अक पक के वो सब चीजें जो नजर आ रही थी, उस पे 6 मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के जज साहिबान ने एक इन राइटिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है
कि ये मामला हो रहा है, रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, वीडियो गेम्स हमारी फिल्में बनाई जा रही हैं, कैमरे लगाए हुए हैं वहाँ पे उसको करने के लिए, और हरासा किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी को। इस पे आपको सुप्रीम कोर्ट का जो रद्द अमल है सम टोटल या पूरे माशरे का, इवन वकला का, कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोईद, आज जैसे दोनों दोस्तों ने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि आज की जो पूरी समाअत थी उसको अगर सम अप करें तो सादा सी बात यह है कि काजी फायज ईसा जो थे वो जब से ये मसला बना, जस्टिस काजी फायज ईसा ने इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन वो दबा नहीं सके बिकॉज ये मामला इतना बड़ा है और जजेस ने क्योंकि अपना सब कुछ ही झोंक दिया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को नॉमिनेट करके खत लिखना, ये तीसरा चौथा खत है उनका, पहले बहुत सारी मुलाकातें हैं, वो खुल के बाहर आ गए। अब तो वो दू बदू आप ये कहें कि उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया कुर्बानी के लिए, चक्की में पिसने के लिए, और उनके साथ काजी का खड़े ना होना, जस्टिस मंसूर और काजी का शहबाज शरीफ को मिलना, एक रुकनी कमीशन पे जाना, आज फिर अदालत में बैठ के काजी अच्छा, फायज उसकी के साथ उन्होंने काम बड़ी मांगे। लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी है डॉक्टर साहब। उन्होंने ये कहा है जी कि मैं चूंकि वही कहने लगा हूँ, हाँ, मैं वही बताने लगा हूँ कि दो तीन उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी, आज उन्होंने ये भी गलत बयानी की कि जस्टिस जो जलानी है वो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से गए, छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं है, उनका अगर आप खत पढ़ें तो वो काजी साहब आपको बता के गए हैं कि आपकी फुल कोर्ट के टीओआरस में मिनट्स में कहीं पर एक मेंबर कमीशन का जिक्र नहीं था और एंडोर्समेंट नहीं थी, और जलानी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट और जजेस के खिलाफ होगा, तो वो आपको बिल्कुल, मैं दोबारा वर्ड कॉशियसली यूज करूंगा, आपको बिल्कुल वो अदालती तौर पर लीगली एक्सपोज करके गए हैं, और काजी साहब के पल्ले कुछ नहीं छोड़ के गए। लेकिन काजी साहब ने माजरत के साथ, ढिठाई के साथ फिर बेंच के ऊपर आज झूठ बोला। अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत गैर जिम्मेदार है। मैंने आज अपने वीलॉग में बड़ी तफसील से बताया है कि सोशल मीडिया महज़ब माशरा ढूंढ रहे थे कि महज़ब माशरे में इस तरह का चीफ जस्टिस भी तो नहीं होता ना, जिसको अपनी बेगम की खबर तो नजर आती है, लेकिन खतीजा शाह की, उसकी 5 साल की बच्ची तालिया की खबर उस चीफ जस्टिस को नजर नहीं आती। वो दूसरी तरफ देखता है, जिले शाह उस चीफ जस्टिस को नजर नहीं आता, उसको आलिया हमजा, सनम जावेद 14-14 दिन के रिमांड नजर नहीं आते, उस चीफ जस्टिस को नजर नहीं आता कि लोगों की बहन बेटियां घरों के अंदरों से उठा ली गई हैं, उनको रेप करने की धमकियां दी गई हैं, उनसे ज्यादती करने की धमकियां दी गई हैं, जबरदस्ती प्रेस डॉक्टर साहब कॉन्फ्रेंसेस वैसे करवाई गई हैं, डॉक्टर साहब जजेस तक 14 पर ये दिन सब का कुछ किया रिमांड गया कह है। के, ज्यादा डॉक्टर साहब 14 दिन का रिमांड कह के जो आलिया हमजा और सनम जावेद और तैयबा राजा और खदीजा शाह के ऊपर जो गुजरी है स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड ऑफ द मई 2023 से अब तक, ये तो तकरीबन 9-10 महीने की कहानी है। और 14 डॉक्टर साहब दिन के दूसरा ये भी है ना, अगर आप गौर करें तो आज काजी साहब ने एक चीज के ऊपर नहीं, उनका फिर इसको दबाने का मुकम्मल प्रोग्राम, पहले ईद का बहाना लगा के इसको बाद में फुल बेंच, वो तो अब उन्हें मजबूरन बनाना पड़ना है क्योंकि जलानी साहब भी उन्हें एक्सपोज कर गए, जजेस ने भी कर दिया, फुल कोर्ट ने भी कर दिया, और आज जस्टिस अतर मिल्ला जो मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद है, उन्होंने हमारे खिलाफ भी फैसले दिए, हक में भी दिए, लेकिन 2-3 चीजों के बारे में बड़ी क्लैरिटी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर वो बंदा डट के खड़ा होता है, रूल ऑफ लॉ पे वो बंदा, कई दफा ये हो सकता है मेरी नजर में रूल ऑफ लॉ और हो, उनकी नजर में और हो, लेकिन कोई बंदा पाकिस्तान में ये नहीं कह सकता कि जस्टिस अतर मिल्ला ने फिक्री बदयानती कभी की है। वो फिक्री तौर पर जो वो समझते हैं उसके साथ वो जाते हैं। हाँ, उनकी और हमारी समझ में फर्क हो सकता है किसी टाइम पे, तो इसलिए मुझे तो वो बड़े पसंद है। गलत फैसला भी दे मैं तो हमेशा सताइश करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो बंदा न डर है, ईमानदार है और बोल्ड फैसले करता है। He was the hero आज of the असल film. में काजी आज hero साहब था। आज असल में काजी साहब जो हैं, उन्होंने पहले तो मैंने आपको बताया कमीशन बना दिया मिलके शहबाज शरीफ से, उसके बाद जस्टिस जलानी वाला काम कर लिया, फिर आज उससे चुप रहे, तो आज वो दोबारा अटॉर्नी जनरल को मौका दे के मैं और सोशल मीडिया और सब कुछ करके बच गए थे, दबा गए थे इसको। वो तो खींच के अतर मिल्ला उन्हें मैदान के अंदर लाए, सो और उन्होंने कहा कि नहीं, बेसिकली यू हैव अतर टू मिनल्ला फेस इट। रिप्रेजेंटेड द कॉन्शियस ऑफ दिस कोर्ट, जिसको कहते हैं ना कि एग्जैक्टली, और उन्होंने इसको एक्सपोज कर दिया पूरे सिस्टम को, अतर मिल्ला ने एक्सपोज किया, और उन्होंने कहा सब कुछ हो रहा है, लेट्स नॉट प्रिटेंड, ये बहुत देर से हो रहा है, इसको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम जिम्मेदार। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अदालत जिम्मेदार है, पहले भी थी, अभी भी सब कुछ हो रहा है, साख इसकी उड़ गई है, और अगर हमने कुछ करना है तो अब हमें इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ना अच्छा है। जरा लेकिन मुझे जैसे आपने हाँ देखा, हाँ जस्टिस हलाली साहबा बिल्कुल खामोश रही। अब ये बिल्कुल फिगर आउट करने की जरूरत है कि क्यों खामोश रही। याया अफरीदी साहब से मुझे बहुत उम्मीदें, मैं जाती तौर पर बड़ा मायूस हुआ हूं इस फैसले के ऊपर। मेरा ये मैसेज है उनके नाम, मैं उनसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, आने वाली नस्लें इस जब प्रोसीडिंग को देखेंगी तो वो, और मुझे अतर मिल्ला साहब से एक्सपेक्टेशन थी, लेट मी बी वेरी क्लियर, मुझे याया अफरीदी साहब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मुझे बड़ा मायूस किया उन्होंने खामोश रह के। जस्टिस हलाली साहबा खामोश रही, लेकिन काजी साहब ने जो किया वो आप सबके सामने है, और ये उन्होंने इस मामले को दबाया है।
29 अप्रैल पर वो ले गए हैं फुल कोर्ट का कह कितना के, और लटका है, अंदाजा लेकिन लगाए। ईद तो 10 बेसिकली तारीख इसको को हो ठंडा सकती है, करके खत्म ईद करना तो चाह 10 रहे को हैं। हो रही है, तो ये कार्पेट के अंदर करना चाह रहे हैं इसको, नहीं, ये तो और कुछ उनको नहीं। उनको कहना चाहिए था कि ईद से पहले और ईद के फौरन बाद जैसे छुट्टियां खत्म होंगी, इस पे हम रोजाना की एक समाप्त करेंगे, 12-13 को डेली। रखना चाहिए था हाँ, डॉक्टर डेली साहब, डेली। 12-13 को, नहीं, और 12-13 क्लियरली ये कहना देखिए चाहिए ना, था ईद से पहले हम 15 शॉर्ट ऑर्डर तारीख को, देंगे और 15 लॉन्ग तारीख ऑर्डर को देंगे मंडे है, बिल्कुल 15 वजाहत तारीख सही को कह रहे हैं। मंडे है। वजाहत जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखें ना, ईद से पहले इनको शॉर्ट ऑर्डर देना चाहिए था, और ईद तो अभी बड़े दिन है ईद में, और उसके बाद फिर इनको कहना चाहिए ईद के फौरन बाद जैसे ही सरकारी छुट्टियां खत्म होती। इंस्टेड एजी को कह रहे हैं आप नोटिस पे नहीं है, इसके बारे में सोचें, इसके बारे में फिक्र करें, इस्तिखारे में जाएं, फिर ईद के बाद मिलते हैं। कम ऑन यार, 3 साल की एक्सटेंशन सर, ये सब कुछ एक्सटेंशन के लिए, वो एक फिल्म थी लव के लिए साला कुछ भी करेगा, लव के लिए ये साला कुछ भी करे, ये साला हाँ, तो ये एक्सटेंशन के मैं लिए इस मुल्क में। अच्छा साबिर शाकिर साहब, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। देखिए साबिर, आपका बड़ा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम रहा है गुज़िश्ता कई बरसों में, बिकॉज जब आप ब्यूरो चीफ होते हैं और सारे रिपोर्टर्स आपको आके खबर देते हैं पल पल की, हर जगह से खबर आ रही होती है ब्यूरो चीफ को, और इतने बड़े न्यूज नेटवर्क के आप ब्यूरो चीफ रहे हैं, जो यानी कि प्रेशर तो सब पे है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह से चौधरी निजामुद्दीन का सिस्टम काम करता है, हर जज साहब का एक माइंडर है, वो कर्नल होगा, ब्रिगेडियर होगा, और इस प्रोसीडिंग से 3 अप्रैल से पहले उन्होंने सबको ब्रीफ भी किया होगा, कहा होगा कि सर हम चीजें ठीक कर रहे हैं, जरा हाथ होला रखे, वो सब है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब की शख्सियत का जो इर्तका है, जिस तरह का, जिसको अंग्रेजी जुबान में और अदब में कहते हैं फॉस्ट्रियन बार्गेन, यानी इन्हीं प्रेशर्स में और इनसे ज्यादा प्रेशर्स में उमर अता बंदयाल साहब ने अपने आप को बड़ी ग्रेस से कंडक्ट किया इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इजाजुल एहसन साहब ने किया, मज़ाहिर नकवी ने किया। क्या प्रेशर्स हैं काजी फायज ईसा साहब पे? क्या वजह है कि काजी फायज ईसा साहब आते ही ढेर हो गए हैं यहाँ पर, और लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि सेंटर ऑफ दी लेफ्ट पॉलिटिक्स है, सोशलिस्ट हैं, मतलब लिबरल हैं, जमहूरियत के लिए खड़े होंगे, तो ये तो सब तवक्कुआत थी ना लोगों को उनसे। लेकिन काजी फायज ईसा साहब जो है वो ढेर हो गए हैं बिल्कुल, उन्होंने यानी मतलब क्या कहूँ मैं, क्या वजह है इसकी? देखिए बात यह है कि हम तो पहले दिन से ही नाक़िद हैं, और उसके लिए हमें अंदाजा था, लेकिन क्या अंदाजा क्या उनके था जो आपको? ये शख्सियत उनकी कमजोर है, प्रेशर में है, नहीं डरते नहीं, हैं, देखिए बार्गेन की। शख्सियत उनकी उसी दिन कमजोर हो गई थी डॉक्टर साहब, जब उनकी प्रॉपर्टीज निकल आई। तो उनको बजाय इसके कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाना चाहिए था, उनको क्लियर करवाते ना, उन्होंने क्लियर नहीं करवाया अपने आप को, ठीक है, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो गए हैं, और मिसेज उनकी आ गई, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनको आगे कर दिया। और फिर जब एफबीआर की रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट तो अभी पड़ी है, वो रिपोर्ट कोई ऐसी तो नहीं है कि जिसमें इनको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया हो, और वो ट्रेल इसमें साबित वो सारी, अदरवाइज तो वो पूरे का पूरा केस फिट केस है। एक बात उसमें उन्होंने उसी वक्त वो कंप्रोमाइज, उन्होंने चीजें मैनेज कर ली, और वो इसलिए मैनेज हुई, मैं अगली खबर आपको दे दूं, कि अगर वो विंडो खुल जाता एक दफा, अगर वो दरवाजा खुल दिया जाता जजों के लिए, तो फिर अगले एक लंबी लाइन लग जानी थी। फिर वो एक ऐसा, फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से हट के उन पर बस जो भी, क्योंकि फैजाबाद धरना केस की बुनियाद पे आज भी आपने देखा होगा कि फैजाबाद धरना केस का आज फिर जिक्र किया, तो इसलिए ये इंटेलेक्चुअली मैं समझता हूं कि डिसऑनेस्टी उनकी तो अब जाहिर हुई है। अदरवाइज वो मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत नीट एंड क्लीन, क्योंकि एफबीआई की रिपोर्ट एक बात, फिर ये है कि जब वो बन गए तो अगेन जो उनके फैंस थे, फैन क्लब, और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उन सबको भी उन्होंने मायूस किया। और अब पता चला है कि अब हुदैबिया जो केस है ना, हुदैबिया केस में मेरे इल्म, मैं अपने नॉलेज की बता रहा हूँ, वो एक बलूचिस्तान के थे, बहुत नोन लीडर हैं, उनके जरिए जो मेरी इत्तला है, मुझे किसी ने बताया कि उनके जरिए ये पैचअप हुआ था, और उसी वक्त इनका एक एग्रीमेंट हो गया था आपस में, अंडरस्टैंडिंग फैमिली उनकी मियां बिरादरान के साथ। और फिर वो किस तरीके से हुदैबिया केस को उन्होंने किया क्लोज, और फौजदारी मुकदमा, चौधरी एजाज एहसन को सुन लें आप, लतीफ खोसा साहब को सुन लें, कि फौजदारी मुकदमा, एक सादा मिसाल में कि कोई मर्डर हो जाता है, तो मर्डर तो 25 साल बाद भी जब खुल भी कोई सकता है। सबूत आएगा वो खुल सकता है। तो उसमें एक पूरे का पूरा केस था, और हाथ से लिखी हुई दरखास्त, हाथ से लिखा हुआ बयान है, तो उन्होंने न सिर्फ उसको बंद किया, बल्कि बंद करके उन्होंने कहा कि इसको रिपोर्ट भी नहीं करना मीडिया में। अंदाजा तो लगे। यहां तक वो गए, तो इसलिए मुझे तो कोई हैरानी नहीं है। अब काजी साहब जो है ना, अभी भी
अब अगेन वो शहबाज गिल साहब ने बात किया, वो ये है कि अब ये एक्सटेंशन के मूड में है और इनको कहा जा रहा है कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे। मेरी अपनी इतला है कि वो लॉलीपॉप होगा, इनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी। अच्छा, और हाँ जी, इन्होंने क्योंकि उसके लिए अमेंडमेंट चाहिए और उसके जुडिशरी के अंदर से ही उसमें मसला बन जाएगा। लेकिन साबिर साहब एक्सटेंशन का एक सीजन है, माहौल बन रहा है एक्सटेंशन का। एयर मार्शल जो है उनको एक्सटेंशन दी मुफ्त की, जरूरत ही नहीं थी देखिए, बिल्कुल। उनका एक एक्सटेंशन है नोटिफिकेशन के जरिए होनी है, एक एक्सटेंशन है जिसके लिए आपको आइन में जाके अमेंडमेंट करनी है। हम्म, ये आइन में अमेंडमेंट करना पड़ेगी आपको इस एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। और आपने एज ऑफ रिटायरमेंट जो है वो तब्दील करनी है। आपने अगर एज ऑफ रिटायरमेंट नहीं, अगर आपने सीजे का टेन्योर करना है 3 साल का, उसके लिए भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। और उसके इसलिए ये इतना आसान नहीं है। मैं वापस अगर एक छोटी सी 1 मिनट में, मुशर्रफ साहब के जमाने में जब एलएफओ पे मुज़ाकरात हुए थे ना, तो पूरा एलएफओ को उन्होंने इंडेमनिटी दे दी थी, जजेस के मामले में नई बात बनी थी। ठीक है। और ठीक है, और एक यकलख्त कई जजेस को सुबह रात सोए हैं तो वो चीफ जस्टिस थे, जजेस थे, सुबह उठे हैं तो वो नहीं थे और वो अदालत नहीं जा सके थे। सोया था अब तो जज था, उठा तो वकील था। वकील था, तो इस तरीके से हुआ। तो हम्म, अब भी इनको लॉलीपॉप जरूर दिया जा रहा है और चीजें मैनेज नहीं होंगी। ये जजिस को भी पता है, ये वकला बिरादरी को भी पता है। हम्म, अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने ये टाइम दिया है और टाइम दानिस्ता दिया इन्होंने, और इसमें उन्होंने कहा। अच्छा, एक और खबर दे दूं आपको। खबर ये है कि डॉक्टर साहब और सारे अपने दीगर दीगर दोस्त, ये जो मिला है ना, पैकेट मिले हैं धमकी अमेज, पाउडर के ये पाउडर हाँ, पाउडर जो भी है ये जो मिला कह है। रहे हैं कि एंथ्रेक्स है। हाँ जी, जो मिला है ये सेम डे ये चीफ जस्टिस को भी मिला है, काजी साहब को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये फर्स्ट ऑफ अप्रैल गया है। वो तो आज डीआईजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ओपन कोर्ट में इस बात को डिस्क्लोज किया है कि ये जनाब उधर भी गए हैं 4 लिफाफे। तो काजी साहब उसको दबा के बैठे हैं और ये खबर सुप्रीम कोर्ट से रिलीज नहीं होने दी, ठीक नहीं है। तो ये और नहीं, ये क्या है? ये जो एंथ्रेक्स नामी, मतलब एंथ्रेक्स है, ये खाली पाउडर है, सुर्खी पाउडर का। रेशम बीबी जो भेज रही है, आपके ख्याल में ये क्या है? ये फिर इनको जो सिस्टम है वो वार्न कर रहे हैं इनको कि भाई बाज रहो। हाँ, ये जजेस को जाहिर है, तमाम जजेस को अच्छा। ये देखिए, बात सुने डॉक्टर साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर ये केस टेकअप हो जाता है, हाँ। ठीक है ना, अगर ये केस टेकअप हो गया और अगर अगर फुल कोर्ट बैठ जाती है, तो फिर मैं समझता हूं कि ये चीजें इनके हाथ से निकल जाएंगी, मैनेज नहीं हो सकेंगी। और उस खत में, वो खत जो है वो एफआईआर है, वो खत लेकिन नहीं यार है। जितना इन्होंने उसको लटका दिया, देखें जब किसी चीज को बहुत ज्यादा साबिर लटका दिया जाता है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर नए इवेंट्स आते हैं, उसको ओवरटेक कर लेते हैं। कहाँ 3 अप्रैल, कहाँ 29 अप्रैल, 26 मार्च को जज साहिबान जो हैं वो लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, 3 अप्रैल पे उस पर जाके प्रोसीडिंग होती है, 29 अप्रैल में उसको डाल दिया है। दरमियान में बड़ी चीजें हो जाएंगी। जरा अच्छा आए, जरा इसके ऊपर आने दें। एक तो वजह आप इन पैकेट्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, ये जो हाँ, पैकेट्स हैं, ये पाउडर के इस पे पैकेट्स। इस पे जो रिपोर्टिंग है, जो सिक्योरिटी अनासिर हैं जो इन लोगों को ट्रैक करते हैं, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग है कि लेटर किसने क्लेम किए हैं। तो एक तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एक तहरीक है, एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, तहरीक नामूस पाकिस्तान। अच्छा, अब ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ है, टीएनपी, हाँ। नहीं तहरीक है, तहफ़्फ़ुज़ है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस पाकिस्तान, ये बनाने इट्स वाले हमेशा ऐसे ही नाम रखते हैं इसके। हमने जैसे प्रोग्राम का नाम रखते हैं हम, अब तहफ़्फ़ुज़ नामूस पाकिस्तान, हम भी रख देते हैं इसका नाम अपना। चले। they've had 2 ops, they've claimed 2 ops, right? One op जो उन्होंने क्लेम किया है वो इनके ऊपर जो लगाया गया था जिस दिन काजी ने दफ्तर संभाला था, उस दिन मरगला हिल की पहाड़ियों से इनके एक्सप्लोसिव्स और मैप्स मिले थे। ठीक ट्रेल हो गया, 5 पे, ट्रेल 5 पे ट्रेल 5 पे। और छोड़ के अब चले गए। दूसरा जो है, ये अब इन्होंने ये इंसिडेंट किया है, साथ साथ साबिर भाई का जो चैनल है ARY, वो कह रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट तक भी जी जी ये जी। जी हाँ, चले उधर गए। भी गए हैं। अब मैं कंफ्यूज हूं। एक तो ये कौन सा ग्रुप है, दूसरा ये क्या काम करता है, ये मतलब ये अपारा वाली मार्केट के साथ वो जो न्यारी मिलती है उसके साथ इसका ब्रांच ऑफिस है, ये कौन सा एग्जैक्ट ऐसा ही करता है है? कुछ।
मुझे भी ऐसा ही लगा। और ये साल में सिर्फ 2 बार काम करते हैं, जिस दिन काजी का कोई केस लगना हो उसी वक्त ये लगते हैं। तो ये या तो काजी के वो पर्सनल प्राइवेट गार्ड्स हैं या उसके पीछे पड़े हुए, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दिस, इट्स इररिलेवेंट। व्हाट्स अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट, एक व्हाट्स एक इंपॉर्टेंट, एक मिनट, एक मिनट, व्हाट्स वजह इंपॉर्टेंट, तो आपको वो एक वो एक नाम मिनट। से ही आ गया, नाम से ही आ गया, वो है तहरीके नामूसे पाकिस्तान। हाँ तहरीक वही, है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस पाकिस्तान है? तहरीक ही था, मेरे बट सामने पड़ा है। चले जी, मूविंग ऑन। चले डॉक्टर तहरीक हो साहब वो गई। और है, जो मोहित आप कह रहे हैं ना, वो और है, वो किसी और मकसद के लिए बना हुआ है। ये नई वो ब्रांड न्यू लॉन्च हुई है ये। हाँ, वो इन्होंने सिर्फ वो काजी साहब के लिए नक्शे छोड़े थे, और ये स्पेसिफिकली काजी साहब के लिए वो तहरीक है। वो मेलोडी में उसका दफ्तर है, वो उसका मेरे अपारे में नहीं है। वाह! बट तो क्वेश्चन इज दिस, तो एक मिनट कितने डॉक, ग्रुप्स बनाए हुए हैं इस सिस्टम ने? question, the question is this, why wasn't it mentioned today for the record? ये मेंशन क्यों नहीं हुआ? इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूज, इट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूज साइकिल, अखबारों में छप गया है, क्लेम हो गया है, डिबेट हो रहा है। Why wasn't it mentioned? Why was the first hour, पहला घंटा, me, myself and I, TORs, जिलानी, मैं क्यों शहबाज से मिला, मैंने क्यों उस दिन दाढ़ी जो है उल्टे ब्लेड से बनाई, मैंने क्यों उस दिन आयतल कुर्सी पढ़ी तरावियों के साथ या नहीं पढ़ी, मैं क्यों था पहला घंटा। और इतनी बड़ी खबर कि एक नहीं 8 जज, अब सुप्रीम कोर्ट के भी, अब लाहौर हाई कोर्ट के भी एक मसला पड़ा हुआ है। अब ये असली ग्रुप है या जाली ग्रुप है, इसने अफगानिस्तान में जिहाद किया या चचनिया में किया, इट्स इररेलेवेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ द साइकिल। इस इशू को, जो जजेस अंडर थ्रेट हैं, इशू को आप कह सकते हैं, जो बनालिटीज होती हैं ना, जो ब्यूरोक्रेसी बाबुओं वाली बातें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में छुपाया गया। वही मैं पहले भी अर्ज किया था, 1 घंटा 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद मनल्ला बोला कि बस भाई बहुत हो गई, बहुत आपने हमें रेड टेप में घुसा दिया। एंड दैट इज अ थीम आई वांट टू कंटिन्यू विद, कि अब अगर ये फॉलो अप करते हैं, तो मैं तो क्लियर हो गया हूं कि मनल्ला किधर है। मुझे ये भी फाइनली समझ आ गई है कि मंसूर अली शाह किधर खड़ा हुआ है। ठीक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर होगा, राइट, और हमें अफगान की भी समझ आ गई है। मगर इस सब में लेकिन एक वजह वो साथ, जो कहते हैं ना कि अगर आपने रहना है, ऐसे कहते हैं तालाब में जहां मगरमच्छ भी हैं, तो आपको मगरमच्छ के साथ बना के रहनी पड़ती है। जो पाकिस्तान की मतलब सिस्टम की सूरत देखिए ना, यहाँ हम बैठे हैं अमेरिका में 11,400 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से, तो यहाँ भी हमें थ्रेट्स कन्वे की जाती हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ, इतने महीने गुजर गए हैं, इन महीनों में भी मुझे कई दफा थ्रेट्स जो है बड़ी सीरियस कन्वे की गई हैं, और बताया जाता है कि भाई ये ना करें, ये ना करें, अपने आप को महफूज ना समझें। आई एम श्योर कि और लोगों को भी ये थ्रेट्स महसूस। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, जरा अभी गिल साहब को भी इस डिबेट में अभी आने दीजिए, तो गौर तो करें ना कि ये जो जज साहिबान हैं, जो वकील साहब हैं, जो बार एसोसिएशन के लोग हैं, इवन जितने मीडिया के आपके एंकर्स हैं, जब एक दफा आपको लोग जेल में डाल देते हैं, पकड़ते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, आपके घर वालों को थ्रेटन करते हैं, वो कहते हैं आपकी वीडियोस बनाई हुई है, आपके बच्चों की वीडियोस बनाई हुई है। आप ये देखें कि जब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 7 पेज का अपना मुरासला भेजा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसमें यह भी लिखा है कि बहनोई को उठाने से पहले उन जज साहब के बेटे की भी सर्वेलेंस की गई, मतलब डिसाइड किया जा रहा था कि किसको उठाना है। आपने देखा कि लोगों के भाइयों को उठा लिया जाता है। सलमान अहमद जो हैं, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, जो एक इंजीनियर है, आईटी के बंदे हैं, वो बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में। उनके भाई साहब जो हैं, वो एक स्कूल के टीचर थे, उनको लाहौर से उठा लिया गया, फिर उनसे उनके भाई की बात करवाई गई। तो इस किस्म की जो टिरनी है, इसमें इन सारे ये सिस्टम कैसे, यानी आप नहीं कह तो रहे आई हैं फील कि फॉर देम, आई फील फॉर देम, इसमें कुछ, देखिए मैं देखिए मोहित, एम्पैथाइज बात करता ये हूं है। और सिंपैथाइज हाँ, करता हूं इन लोगों के साथ। आसान नहीं था आज मनल्ला के लिए देखिए बोलना। मैं बात समझता ये हूं कि है कि अतर मनल्ला इज एन एक्सेप्शनली बोल्ड एंड एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट मैन। देखिए अतर मनल्ला साहब जो है ना, देखिए ये मैं बताऊं थोड़ा सा, मैं 18th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से हूं, अतर मनल्ला 16th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से हैं। ही स्टूड 16th इन पाकिस्तान इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, 16th इनकी पोजीशन थी। मुझे पता है मेरी 17th थी, बाय द वे, मैं भी चैरिटी में बताऊं, लेकिन ये मुझसे 2 साल सीनियर है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज से लॉ पढ़ा, फिर जिस तरह से इन्होंने अपने आप को इस्लामाबाद, जिस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस कंडक्ट, ही इज बोथ एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट एंड एक्सेप्शनली बोल्ड। हर आदमी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। जी गिल साहब। बट अच्छा। आई वांट अच्छा, बोथ देखिए एक बात है। दिस क्वेश्चन। गिल साहब, एक मेरा सवाल जो रह गया था वो ये था, एंड यू कैन टेक दिस अप, कि आज अगर क्लियर हो गया है कि ये जो 7 जजेस हैं, इस पे किसने, गिल साहब को फॉर एग्जांपल आफरीदी ने डिसअपॉइंट किया, मुझे भी किया, ठीक है, बट फर्स्टली चांसेस क्या हैं कि ये फुल बेंच बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये जो आज दरार नजर आई है कि काजी एक तरफ और अब मनल्ला लीड कर रहा है, दूसरी पार्टी, दूसरा पैक आप कह सकते हैं लीड कर रहा है, ये आगे इसमें डायनामिक्स, फुल कोर्ट बेंच में इसके क्या डायनामिक्स होंगे? 7 में तो समझ आ गई,
17 में कैसे समझ आएगी? बात चाइनीज ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हमारे 5 बंदे तुम लोगों ने फिर से मरवा दिए हैं, कमीनो ये बंदे बनो, ये नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल रिलैक्स करके अपने बंदे वापस बुलवाए, उन बंदों की तस्वीरें खींची जा रही थी। फिर उस वक्त उस प्रेस इवेंट में चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमने रिगार्डिंग दिस ऑफर दे दी है। अब दिस इज अ वेरी डेंजरस। तो गिल साहब, ये जो बुनियादी तौर पे ये तो एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि लोगों के ऊपर बड़ा प्रेशर है, मतलब उनको ये अंदाजा, मतलब लोगों को जो चले जज साहिबान को तो रात को उठाया नहीं जा सकता, वो तो अपने बेडरूम तक पहुंच सकते हैं सोने के लिए। बाकी पाकिस्तान में जो वकील हैं, बार एसोसिएशन के लोग हैं, टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, वीलॉगर हैं, उनको तो ये तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है कि वो रात को अपने अपने घर भी पहुंच पाएंगे, कि रास्ते से उठा लिए जाएंगे। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस ये चीजें कैसे चल पाएंगी गिल साहब? देखिए, अगर कोई ये कहे कि ये सब कुछ बहुत आसान है जो हो रहा है वहां पर, इन 6 जजेस ने जो कुछ किया है, आप भी वहां काम करते रहे, साबिर साहब भी, वजाद साहब भी, हम सबको पता है कि बहुत सख्त प्रेशर है, हर तरफ से प्रेशर है। खत को देख लें तो फैमिली के मेंबर्स को उठा लिया जाता है, जज साहब के बेटे की भी रैकी की गई, सब कुछ आपके सामने है। तो जो अतर मिल्ला साहब ने आज किया है, बहुत ही बोल्ड काम किया है, बड़ी सर्विस की है उन्होंने। और मैं एक्सपेक्ट, जब एक बंदा करता है ना ऐसा काम, तो सारा वजन उस पर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं लीगल फर्टेनिटी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके जाती ताल्लुकात हैं जस्टिस याया अफरीदी के साथ, जिनके जाती ताल्लुकात हैं जस्टिस मंदोखेल के साथ, जस्टिस हलाली साहबा के साथ, वो उन तमाम लोगों को इनसे रब्ता करना चाहिए। बल्कि मैं पब्लिक को कहूंगा कि ये हमारे जजेस हैं, हमारी हमारी ये पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारे जजेस हैं, इंतहाई एहतराम के साथ इन्हें खत लिखें सुप्रीम कोर्ट के एड्रेस के ऊपर इन तमाम जजेस को कि आपसे हम बोलना एक्सपेक्ट करते हैं, सही बोलें गलत बोलें, अपनी राय दें। अगर आप चुप करके बेंच पे बैठेंगे तो ये हमें हमें इससे तकलीफ होती है। तो पाकिस्तानियों को इसके ऊपर राय देनी चाहिए। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा तमाम ऑनरेबल जजेस से कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान का, इसमें बिल्कुल आप पे प्रेशर है, लेकिन अतर मिल्ला भी तो एक बोल्ड और इंटेलिजेंट आदमी है ना, बहादुरी के साथ वो आए हैं और असूल की बात की है। इंशाल्लाह अल्लाह उनकी खैर करेगा, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। और अगर आप सब मिलके बोलेंगे तो अतर मिल्ला साहब पर कम प्रेशर आएगा। अच्छा, अगर लेकिन आप नहीं, सिंगल लेकिन आउट होने लेकिन देंगे लेकिन तो लेकिन प्रेशर लेकिन ज्यादा लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज की वापस लाऊं। यहाँ मसला अब सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखने वाली बात नहीं है। यहाँ ये जो इसे कहते हैं पाउडर भेजा जा रहा है, जो एंथ्रेक्स है या कुछ और है, ये एक और ही लेवल ऑफ एस्केलेशन जो है वो डेवलप कर दी है। नहीं, उसकी डॉक्टर साहब एक मैं बताऊं, देखें, एक खबर आ रही थी सो मोटो नोटिस लेने से पहले कि सो मोटो नोटिस अगर ये ना लेते तो जजेस जो हैं वो पिटिशन करने जा रहे थे। ठीक है, 6 के 6 जजेस वो 184(3) के तहत पिटिशन करने जा रहे थे। अच्छा, एक, ठीक है, एक उस खत में एक और बात भी की है जजेस ने, जो 6 जजेस ने, उसमें उन्होंने कहा जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं और बाकी जजेस से भी पूछें उनके साथ उन पे क्या बीत रही है। ठीक है, और ये जो किया गया ना लिफाफों वाला और ये पाउडर वाला काम, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई है। ठीक है, और एक इस ताकि बाकी जजेस ना बोलें, क्योंकि ये काम तो चल रहा है ना, ये तो ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं रहा, ये तो हो रहा है। और मैनेज चीजें की जा रही हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है, थ्रेटनिंग हो रही है, वीडियोस, ऑडियोस, ब्लैकमेलिंग, ब्राइब जो भी है, तो सब कुछ हो रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि 6 जजेस ने अपनी जान, माल, आबरू सब कुछ रिस्क पे डाल के ये काम किया और उन्होंने सारा बता दिया। और उन लोगों के 3 कैरेक्टर बता दिए उन्होंने, बाकी काम छोड़ें आप, उन्होंने 3 नाम ले दिए, 2 सेक्टर कमांडर और 1 डीजीसी। ठीक है ना? और उनका नाम आप वहां पे कोई ले सकता है भला? उन्होंने रिस्क पे, अपने आप को रिस्क पे डाला है। और उससे पहले क्या हो चुका, पहले जरा उससे पहले भी देख लेना। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के घर पे क्रैकर फेंके जा चुके, फायरिंग हो चुकी। क्या आप समझते हैं कि वो वैसे कोई वाकया था? नहीं, वो भी इंटरलिंक है जुडिशरी को दबाने के लिए। ठीक है, जैसे आप ये एक बात ध्यान में रखें, जैसे रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं वो, उनकी कोई तंजीम है, उनका कोई थिंक टैंक है, वो अपने इदारे को जब डैमेज होता देखते हैं तो वो जागते हैं, वो बातें करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से जो जजेस हैं वो भी बिहाइंड द सीन कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है, चल रही थी, चल रही है, तो उन पे फेंका गया। सरदार लतीफ खोसा को हिट किया गया। उसके बाद जस्टिस रबानी, जिसका जिक्र, जज रबानी जो है जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज,
जो इद्दत केस सुन रहे थे उनके घर में क्रैकर फेंके गए, और उसके बाद उनसे यही कहा गया कि आप इद्दत में सजा सुनाएं। उसने कहा मैंने नहीं सुना सकता। उसको आमिर फारूक साहब ने ओएसडी बनाया, ओएसडी बना के उसको लाहौर भेजा, लाहौर से आगे वो बहावलपुर और आखिरी जिले में। तो ये जो लिफाफा काम है ना, ये भेजे गए हैं, ये बेसिकली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई है कि ये काम आगे ना फैले। और उधर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को टारगेट कर लिया, उनमें से 2 होम्योपैथ थे, 2 को बाकायदा तौर पे कि उसमें जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब को बेसिकली किया गया मैसेज, उसके साथ मंदो खेल साहब को कर दिया। बाकी अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फाइज साहब, उनसे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया। इधर 6 जजेस को भेजा, 6 जजेस में से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी ऐड कर लिया, ताकि ये मैसेज ना जाए कि हम इसको कर रहे हैं। फिर उधर लाहौर हाई तो कोर्ट आमिर में फारूक साहब की तो इज्जत अफजाई करवा दी, एक तरह से उनको एग्जॉनरेट कर दिया है कि भाई ये भी जज हैं। हाँ, लेकिन अभी हाँ वही ना, वो अभी देखें, बात यह है कि जब सारा इंस्टीट्यूशन इकट्ठा हो जाएगा तो आमिर फारूक साहब का कैरियर है 7 साल अभी पड़ा है, ठीक है। उनका लंबा कैरियर है, 7 साल इस वक्त भी उनके बाकी हैं। अच्छा, तो हाँ, वो 31 तक हैं। तो अल्लाह खैर करे अगर पाकिस्तान पे। जी वो नहीं, मैं समझता हूँ कि हो सकता है कोई बेहतरी हो जाए इसी क्राइसिस में। तो इसलिए ये चीजें जो हैं ऐसे नहीं है कि हवा में सारा कुछ हो रहा है, ये बाकायदा तौर पे। फिर ये है, एक और बात भी आपको बता दूं कि ये जो रेशमा है, वो रेशमा जो उसने ये ये वही किया है, रेशमा है जो गाया करती थी कभी, सुने ना, जो सुने सिंगर सुने थी? सुने कौन सी सुने रेशमा? सुने डॉक्टर साहब, ये मजे बात नहीं इसमें है नहीं, ना। मोहित साहब क्या हो गया आपको, क्या बातें सुने करते हैं? वो रेशमा नहीं, वो तो बुजुर्ग रेशमा सुने है। ना ये सर, रेशमा जवान हो गई, ये नई नई जवान हुई है सर, रेशमा, और सर, रावलपिंडी से स्टैंपें लगाकर खत हाँ, भेजती है। और वो स्टैंपें पढ़ने भी नहीं देती, सिर्फ रावलपिंडी जीपीओ पढ़ने देती है, और रावलपिंडी में चौधरी निजामुद्दीन के आसपास मुझे से खत मुझे भेजती है। वैसे बड़ा शक ये है वो कि रेशमा है, मैं और आप अगर रावलपिंडी की ये नई जीपीओ नई में जहां जवान हुई है रेशमा। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां से खत हम किसी को पोस्ट करते और अभी तो आपको मैं शाम बता से दूं, पहले इसका पहले पकड़ लिए सीसीटीवी गए भी नहीं होते हैं। मिलेगा। क्या? मैं अभी आपको बता देता हूं, इसका सीसीटीवी भी नहीं मिलेगा अल्लाह के फजल से। सीसीटीवी भी नहीं इसका मिलेगा। सीसीटीवी कभी नहीं अच्छा, मिलेगा। अच्छा वजाहत इसको थोड़ा सा इस डिस्कशन को जो सुप्रीम कोर्ट की वाइंड अप करते, देखिए मैं इसको सम अप करूं, आप सबको मैंने सुना है। मुझे तो ये नजर आता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने इन दी सर्विस ऑफ हिज मैजेस्टी सर्विस में उन्होंने इसको फरलो फेंक दिया है, और इसको उन्होंने दफनाने के लिए और हजारों मन बर्फ के नीचे दफनाने के लिए उन्होंने इस केस को 29 अप्रैल तक आगे कर दिया है। और 29 अप्रैल के दरमियान में जिनके बिहाफ पे काजी फाइज ईसा साहब ने इसको 29 अप्रैल तक लटकाया है, वो अब और 29 अप्रैल के दरमियान में बहुत से इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं ग्राउंड में, जिससे इसकी तमाम तर अहमियत खत्म हो जाएगी, बिल्कुल डायरेक्टली ही उनको चैलेंज कर दिया गया है। मुझे ये लगता है वजहत, और मैं ये आपके पास लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन, जब तक वकला एक तहरीक टाइप चीज नहीं चलाएंगे, जब तक कोई 2-3 हजार वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आकर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के बाहर आकर मुजाहरा नहीं करेंगे, जब तक लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के बाहर सस्टेन मुजाहरे नहीं होंगे, जब तक सिविल सोसाइटी उनके साथ नहीं खड़ी होगी, ये इशू खत्म हो गया है। काजी फायज ईसा साहब ने जो जो करनी थी मेहरबानी सिस्टम पे वो कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये वापस आने देंगे इसको। हम एक चौराहे पे खड़े हैं और इस पे 4 अलग फोर्सेस हैं। एक तो आज फोर्स क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट अंदर से क्या, कौन किधर है, हु इज वेयर, इस पे हमने डिबेट कर लिया है कि काजी कौन से कैंप में है, मिनल्ला कौन से कैंप में है। मिनल्ला कॉन्शियंस वाले कैंप में, काजी दफन कर दो और डिले कर दो और ऑब्फस्केट कर दो और कॉम्प्लिकेट कर दो और सोफिस्टिकेट कर दो, उस वाले कैंप में एक कैंप ये है। फिर एक ये तहरीके नामूसे रिसालत पाकिस्तान, ये जो भी ये कर रहे हैं, जो भी ये जो कौम है, एक नई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ व्हाटएवर, वी नो हु दीस पीपल आर, राइट। ये चाहे रेशमा है, चाहे तहरीक है, चाहे जीपीओ है, चाहे पिंडी है, चाहे मेलोडी है, चाहे पारा है, व्हाटएवर, एक ये कैंप है। अच्छा, ये भी वही कर रहे हैं जो ये हमेशा से करते आ रहे हैं, इससे ज्यादा इनकी ट्रेनिंग नहीं है, इससे ज्यादा इन्हें करना नहीं आता। ये दूसरा कैंप है। ये 2 इंटरसेक्शंस इधर तसादुम में है, राइट, और कुछ कलूजन में भी हैं। फिर तीसरी एक जो गाड़ियां लगी हुई हैं और ये ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है, ये लॉयर्स हैं जो नीचे से आ रहे हैं। अब ये जो रोड है ना, ये क्राउडेड होती जा रही है, इसमें मोटरसाइकिलें भी पहुंच गई हैं पीटीआई वालों की झंडे लेके, इसमें लॉयर्स भी आ गए हैं काले कोट पहन के, इसमें हार्वर्ड वाला लॉयर भी है, इसमें पंजाब लॉ कॉलेज वाला लॉयर भी है, इसमें अंग्रेजी मीडियम लॉयर भी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला बदमाश क्रिमिनल लॉयर भी है। ये जो ट्रैफिक जैम है ना, इधर से हॉर्न हॉर्न डालना मारना शुरू हो गए, चौराहे पे हैं। मगर एक चौराहा है डॉक्टर साहब जो बिल्कुल खाली है,
जिधर लोग शाम को तरावियों के लिए निकलते हैं और फिर वापस घर आके हमें एंजॉय करते हैं। और वो सिविल सोसाइटी और आम आवाम वाला चौराहा है, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है। वो ये तमाशा जो हमने लगाया है, जो और लोग लगाते हैं, रोज देखता है और फिर तरावी पढ़ के दुआ मांग के सो जाता है और फिर सैरी के लिए उठता है और फिर अपना दिन फिर से अभी 10 रुपए फी लीटर बढ़ गया है पेट्रोल, तो आराम से तो वो नहीं है। और शायद वो उतना आराम से मटन और इंक्रीजिंगली ना हो। छोटा गोश्त 2,500 रुपए किलो है, 600 650 रुपए चिकन है। मेरा ख्याल है उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना। शायद वो पिस गए। मगर ये जो 4-वे इंटरसेक्शन है, ये जो 4-वे इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन पे एक चीज क्लियर है कि सबसे ज्यादा मोमेंटम, ट्रैफिक जैम, शोर लॉयर्स और उनके दोस्त, उनके इत्तेहादी, चाहे वो पीटीआई में हो, दीगर और जमातों में हो, हम जैसे लोग हों, वो ये वाला जो राउट है ये पैक हो रहा है। और हम इस वक्त डायरेक्ट सेक्शन में हैं, हम डायरेक्ट कोलिजन में हैं। अपारा वाले जो उधर से जो अपने टैंक और अपने एपीसीज और गाड़ियां और लेटर और एंथ्रैक्स ला रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। अब 29 तक ये स्लो डाउन होगा या एस्केलेट होगा। और इस एस्केलेट तो तभी होगा ना अगर बुकला कुछ करेंगे, वरना तो उन्होंने मट्टी फेंक दी। अच्छा, मैं मोईद क्विकली इंटरजेक्ट करना चाहता हूं। असल में एक तो हमारी मीटिंग शुरू हो गई है, जो आपने अभी कहा कि बुकला कुछ करेंगे। हमारी एक सब कमेटी है कोर कमेटी की, जिसमें हम प्रोटेस्ट और वो सारी चीजें प्लान करते हैं। तो वो 10 मिनट 15 मिनट से शुरू होगी। तो मैं दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी सुन रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो आई हैव टू लीव। और फिर आज हमारा वर्चुअल जलसा भी है, उसमें भी मेरी स्पीच है। मैं सिर्फ लास्ट कमेंट दे के फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। वो लास्ट कमेंट ये है कि जाने से पहले एक सवाल भी है छोटा सा, वो कर लें जल्दी से क्योंकि आई हैव टू लीव। अच्छा, व्हाट इज दिस, ये डॉक्टर साहब ने शुरू में भी कहा था, आए नहीं, व्हाट इज दिस डिजास्टर? मैं आना चाह रहा था इस पे। एज यूजुअल, शेर अफजल मरवत, फोकल पर्सन, हैदर मेहदी, आदिल राजा, सलमान अहमद, नहीं वजह वो तो एक अलग इशू है ना। अभी तो पहला फैक्ट डिटरमिन करना है। मरवत ये कहते हैं कि सिर्फ जो फोकल पर्सन टीम है उसको एक्सपैंड किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उसमें उन्होंने अली जफर का और शिबली फराज को ऐड किया। इसको देखिए रिपोर्ट कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को किक आउट कर दिया। मैं इस पे आप लोगों को तबसरे करने दूंगा इस पे। और लेट्स फोकस ऑन द बिगर थिंग। क्योंकि मरवत साहब ने अभी एक ट्वीट किया है कि मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता हूँ, और दूसरे लफ्जों में कि मैं पठान हूँ। तो अब मुझे फिर इमरान खान साहब की जगह पर भी नया लीडर ढूंढना पड़ना है, क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि वो भी पठान है और मैं पंजाबी हूँ। मैं ऐसे ही उन पे मरे जा रहा हूं ना। तो मुझे फिर आप मुझे पंजाबी बैठा हुआ है यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे, ये जो है वजाहत सईद खान, पता है मुझे। लेकिन मैं एक सेकंड, मैंने आपको कहा ना, आई लेट यू गाइज डू योर जॉब। आप तबसरा करें कि पार्टी का इंटरनल मामला है ना, तो मैं उस पर ना बोलूं तो बेहतर है। मैं फिर उस कंट्रोवर्सी में जंप कर जाऊंगा, फायदा नहीं उसका। वो कंट्रोवर्सी, कल कोई मेरे बारे में सवाल पूछ रहा होगा कि वो गिल साहब ने ये कहा है, आपका मरवत साहब इस पे क्या तबसरा है, मेरा और फिर उनका। तो मैं इसमें कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहता। लेट द पार्टी रिप्लाई एंड मरवत साहब रिप्लाई टू ईच अदर। अच्छा, मैं सिर्फ ये जाते जाते ये कहूंगा कि काजी साहब ने दोबारा दूसरी दफा बल्कि तीसरी दफा इस मामले को दबाने की कोशिश की है। ही डेस्परेटली वांट्स एन एक्सटेंशन। लंदन एग्रीमेंट, उसमें वो अहम कड़ी हैं, वो एक्सटेंशन चाहते हैं और डेस्परेटली वो चाह रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन मिले। और उन वजूहात की वजह से उन्होंने दूसरी दफा फिर कह रहा हूं, उन्होंने इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की। 29 अप्रैल का मतलब है उन्होंने दबा दिया। 15 को दोबारा कोर्ट खुल रही है और आज 3 तारीख है, मतलब 12-13 दिन इसमें भी थे, ईद के बाद वाले दिन में भी उन्होंने इसको प्रैक्टिकली दबाया। और ये सो मोटो इसलिए लेना पड़ा कि 184(3) के तहत 4-5 पिटीशन रेडी थी, उनकी भी रेडी थी, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वकला की भी रेडी थी, बार काउंसिल्स की भी रेडी थी। तो अगर वो पिटीशंस होती तो इतने सारे लोग होते। ये उनको आप देखेंगे, हामिद खान ने कहा कि मैंने पिटीशन दायर की, उन्होंने आज नहीं सुनी, कहा नंबर लगाएंगे सुनेंगे। एतजाज एहसन साहब ने कहा मेरी पिटीशन है, उन्होंने आज नहीं सुनी, कमेटी फैसला। हालांकि आज उसी टाइम उसको क्लब कर सकते थे, तो लोग इतनी लंबी डेट ना लेने देते। नहीं, सुने एक जस्ट अ मिनट। उसका ना वो 184(3) के तहत जो भी पिटीशन जाती है ना, वो जो नया कानून है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस प्लस जस्टिस मंसूर अली शाह नंबर 2 और नंबर 3। कानून तो वही है, लेकिन वो हर चीज में फॉलो तो नहीं हो रहा ना सर। जो कहते हैं साबिर साहब, जो चाहते हैं काजी साहब होता चाहते हो कर लेते हैं।
तो काजी साहब ने आज इसको डिले करने की दोबारा कोशिश की। अब सवाल ये कि ये डिले होगा या नहीं होगा, कोशिश पूरी की जाएगी। ये एंथ्राक्स भी इसीलिए आ रहा है, सब कुछ होगा, हर तरह से इनको डराया जाएगा, लेकिन यानी ये होगा हालात नहीं, इतने खराब क्योंकि हो अब गए ये कि उस पॉइंट बायोलॉजिकल पर आ गया वॉरफेयर है। शुरू हो गई है जज साहिबान के बायोलॉजिकल खिलाफ। In other वॉरफेयर words, पाकिस्तान में शुरू हो गई अंदाजा है। लगाए। और अब आप सोचें कि नाजुक अज़ा पर करंट लगाने से अब आप एंथ्राक्स तक पहुंच गए हैं, और हालांकि हमारे पास पाकिस्तान में एंथ्राक्स होना ही नहीं है। मजे की बात यह कि इनकी अप्रोच में नहीं है तिब्बत का टेल्कम पाउडर ही, लेकिन ये भेजा गया एंथ्राक्स बना के जजों को डराने हाँ, के ये लिए, क्योंकि हमारी कार्रवाइयां ऐसी हैं। तिब्बत हाँ? तिब्बत का टेल्कम पाउडर इससे भी सपोर्ट होता है। मैं सोच रहा हूँ कि जिन अफसरान ने ये प्रोडक्ट क्रिएट किया है रेशमा के नाम से, वो उन्होंने माहा, साहा, सारा यानी सादिया, ये बेसिकली वो एंथ्राक्स कोई नहीं है। अभी तक एंथ्राक्स रेशमा नहीं, की मेरा मोहब्बत मशवरा में यही है गिरफ्तार है। कि मेरा मशवरा यही है कि इसको टाल्कम पाउडर की तरह इस्तेमाल करें ना। पाकिस्तान में कोई लेबोरेटरी है जो एंथ्राक्स चेक कर सकती है, तो जब पाकिस्तान में, ये अजरा तफन्नन कह रहा हूं, बाद में कोई लोग ये ना कहें कि मैं वाकई इतना बेवकूफ हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान के पास एंथ्राक्स है ही नहीं, और पाकिस्तान के पास कोई लेबोरेटरी भी ऐसी नहीं जो एंथ्राक्स बना सके या चेक अच्छा, कर सके, चले तो आप फिर हम अपनी पर एंथ्राक्स का असर भी नहीं होना। अच्छा, ये मैं मैं अजरा हम तफन्नन कह जरा रहा हूं, मजाक। आपने चूंकि तो बात मैं नहीं की इजाजत है, चाहता हूं, चलिए मैं इजाजत चाहता थैंक हूं यू सो आप। मच। आपसे फिर मुलाकात होती है, ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होती है। मैं इसको इधर ही ले आऊं वजाहत, और आपकी तरफ से कहते हैं साबिर। साबिर, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अब मरवत साहब ने तो खैर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ट्वीट कर दिया, ये जो उन्होंने पश्तून और खैबर पख्तूनख्वा का ट्वीट किया, दैट वाज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। और जाहिर है कि मुझे ये शक है कि जिस तरह से बैरिस्टर शेर अफजल मरवत की बाहर से तारें हिलाई जा रही हैं, और मैं तो कम बोला हूँ इस पर, हैदर मेहदी और आदिल राजा और बहुत से लोग इस पर बहुत बोलते रहे हैं, लेकिन जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो एक्सटर्नल डायमेंशन इसकी ही बड़ी विजिबल है। लेकिन क्या इमरान खान ने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को फोकल पर्सन से उन्हें और उमैर नियाजी को, आपकी क्या खबर है कि हटा दिया है, या महज लिस्ट को एक्सपैंड किया है शिबली फराज को और अली जफर को उसमें डाल के? ये कब उन्होंने ट्वीट किया है? किस चीज, किसने ट्वीट किया है? ये अभी अभी ये किया है। नहीं, पख्तून ये वाला पख्तून वाला ट्वीट मैंने देखा नहीं है, मैंने खबर सुनी है उसकी। उससे पहले वाला ट्वीट मैंने देखा है जिसमें नहीं, उन्होंने मेरे कहा। सामने, मैंने अच्छा, उनका ट्वीट अकाउंट खोला हुआ है, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है सच। अच्छा, नहीं नजर आ रहा। हाँ, नहीं, मैंने ऐसा कुछ है। ये मुझे अभी किसी ने, किसी नहीं नहीं, ये एक्चुअली मुझे किसी और ने इस प्रोग्राम से पहले फोन भी किया है इस पे कि भाई नहीं, यहाँ मुझे मुझे कोई चीज या नजर नहीं तो आ फिर रही। उन्होंने डिलीट कर दिया होगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट्स स्टिक टू द लार्जर इशू ना, कि हाँ, फॉरगेट इट कि वो उसने केपी वाला या पठान वाली ट्वीट की या नहीं की। सवाल ये बनता है कि व्हाट्स हैपेंड एंड व्हाट हैजंट हैपेंड। ये व्हाई कांट दे फिगर आउट अ बेसिक, बड़ा बेसिक सा सिंपल सा मैकेनिज्म है। स्पोक्स पर्सन ये है, फोकल पर्सन ये है, राइट, जनरल सेक्रेटरी देखिए, ये है। ट्वीट उनका ये था प्यारे भाई, उन्होंने किसी को जवाब दिया है 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद तमाम तर जमीन क़यादत सामने आ गई और गंदी सियासत शुरू हो गई। इन फरारियों के निशाना बनने की एक वजह मेरा खैबर पख्तूनख्वा से होना है, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं कि ये शख्स कारकुनों में इतना मकबूल कैसे हुआ। इंशाल्लाह खान हमारी जद्दोजहद से बाहर निकलेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि अपने चोरी शुदा मैंडेट की बाजियाबी की राह हमवार करें। मेरी पहली फीलिंग है कि इतना नेगेटिव नहीं है जितना ज्यादा इसे कहते हैं। ऊपर उनके वकार खान साहब जो हैं, ये भी तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने उसके ऊपर ये कमेंट किया है, ये मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। शेर अफजल मरवत अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं। अपने आकाओं के कहने पर अब सूबाइयत का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, और पीटीआई में सूबाइयत तफरीक डालने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में पंजाब में इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा मकबूल लीडर मुराद सईद है, जो एक पठान और पश्तून है। शहरियार आफरीदी को पंजाब में किसी भी जिले से इलेक्शन लड़वा रहे हैं, वो नून लीग की जमानत जब्त करवा देगा। This इसी is childish and boring of the PTI to do this to itself and to its workers and to its supporters. ये इतने बड़े इस मुल्क में इश्यूज लगे हुए हैं, क्या what is this? We all know that Sher Afzal Marwat is a maverick. ठीक है, we all know कि वो अपना, उसका अपना मीटर है जैसा भी है, मगर या तो this should be up to the senior leaders of the PTI to clearly set the record straight कि भाई ये बंदा एक्चुअली हमारी पार्टी का है, हमारा जाला है, हमारा बंदा है, एंड ऑफ स्टोरी। इन्होंने और साथ ही उसके राइटर लगा दें कि कभी कभी ये जज्बाती होकर गैर जिम्मेदाराना बातें कर अच्छा, देता है। मतलब मगर मसला इनके सीरियसली अंदर ना से ले। है। नहीं, मगर मसला डॉक्टर साहब इनके अंदर से है। पर कल परसों में हमारे शो पे सजाद बरकी साहब बैठे हुए थे, इधर के अमेरिका के सबसे सीनियर लीडर हैं, आपके जानने वाले हैं, हमने उनके साथ काम किया हुआ है, दीगर शोज पे आते हैं। उनसे हमने यही सवाल पूछा कि भाईजान, एक तरफ शेर अफजल मरवत, असद कैसर, बाकी लोग, अली मोहम्मद खान बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्लियरली कहते हैं कि जो दो वीलॉगर्स हैं, एक लंदन में बैठते हैं, एक कनाडा में बैठते हैं, साबिक फौजी हैं, उनकी कोर्ट मार्शल हुए में
क्लियर कहते हैं कि इनके शो पे आप ना जाएं। क्लियर कहते हैं पीटीआई इनसे डिसएसोसिएटेड है। मगर फिर मैंने सजाद बर्की से पूछा विद रिस्पेक्ट, बड़े तमीज से, कि सर आप क्यों जाते हैं? उन्होंने बेसिकली लुबे लुबाब कहा कि जब तक इमरान खान नहीं बोलेगा और पार्टी नोटिफिकेशन नहीं होगी मैं तो जाता रहूंगा। मैंने कहा मगर शेर अफजल मरवत असल कैसे, ये दीज आर ऑफिस होल्डर्स, ये खाली एमएनए नहीं है, आपके सीनियर लीडर्स हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कहता है नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम आपके शो पे भी आ रहे हैं, हम उनके शो पे भी जाएंगे। So they need to be, PTI needs to be very clear once and for all कि who is Sher Afzal Marwat, why is Sher Afzal Marwat, what is Sher Afzal Marwat, that's it, end of story। ये करते नहीं है और ये लोगों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को, मीडिया को उसको कंफ्यूज करते हैं। एंड आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस चाइल्डिशनेस, बहुत हो गया। चले इससे आगे निकलते हैं, वक्त बहुत हो गया। साबिर साहब, आपको बहुत उम्मीद थी कि इमरान खान को ईद से पहले रिहाई मिल जाएगी, आपने कई वीलॉग्स में इस किस्म की ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लग रहा। अभी आपको आगे वे फॉरवर्ड क्या लग रही? उसमें देखें, ये होता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, और जो बिहाइंड द सीन भी और अदरवाइज भी तोशाखाना में वो नैब खुद ही दौड़ गया और उसकी जमानत हो गई, यानी कि उसमें अब केस हो गया, रिलीज हो गया उसमें। उसके बाद अब ये साइफर का केस है। आज की अगर आप साइफर केस की हेयरिंग सुने और जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस आमिर फारूक साहब का, तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सलमान सफदर से ये कहा है, बैरिस्टर से, कि आपने हाथी निकाल दिया, अब ये दुम रह गई, ये भी निकाल दें, कल इसके बारे में इस पॉइंट पे क्लियर कर दें कि एक कॉपी लेटर जो है वो 9 आदमियों को भेजा और उनमें से कुछ 4-5 ने वापस नहीं भेजा और सजा सिर्फ इमरान खान साहब को दी गई। इस पॉइंट पे कल तैयारी करके आए और आप हाथी निकाल चुके हैं, सिर्फ दुम रहती है, इस पे जरा क्लियर कर दें। तो साइफर केस का तो जजमेंट वो अनाउंस कर चुके हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन। तो पीछे अब अगला केस कौन सा है उनका, वो अभी है टेरियन वाइट का केस आ रहा है। मैंने अभी हेडलाइन देखी है कि ईद के बाद से टेरियन वाइट के केस की समाअत भी शुरू हो रही है। तो मेरा ख्याल है वो तो पहले से जजमेंट भी आ चुकी है उसका, वो चलेगा। तो वो तो जजमेंट अनाउंस हो चुकी है, जजमेंट अनाउंस होकर हेयरिंग मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है हेयरिंग, तो उसको दोबारा से कैसे कैसे टेकअप करेंगे? और उसमें ये फिर अगेन वही बात है ना, मकसद तो ये है ना कि लटकाते जाओ लटकाते जाओ लटकाते जाओ, मतलब इमरान खान को रिलीज ना होने दो। क्यों वजह? मकसद तो ये है कि इमरान खान, जब तक इमरान खान एक डील ऑफर नहीं करता, इमरान खान से डील चाहिए ना। लोग कहते हैं इमरान खान को डील चाहिए, असल में सिस्टम को इमरान खान से डील चाहिए। Agreed. And Imran is not going to relent because Imran has no reason to relent. Imran के साथ लोग हैं, Imran के साथ हर सर्वे, हर पोल, हर वोटर अब ये कहता है। एंड जब तक वो बंदा वो जिस मूड में है, कोई सीन ही नहीं है। और वैसे भी अगर इमरान ने डील अब कर भी ली, आई एम सॉरी, मगर इमरान ने अगर डील कर ली तो मैं तो कम से कम मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसे। आप भी नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज उसने एक पूरी, दिस इज नॉट अबाउट इमरान, दिस इज अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है। ये इमरान और पीटीआई और फरवरी 8 और 50 सीटों का मामला नहीं रहा बॉस, ये बहुत बड़ा मामला हो गया है, ये सिस्टेमिक मामला हो गया है। लेकिन चौधरी निजामुद्दीन और उनका सिस्टम ये नहीं समझ पा रहा कि दिस इज नो मोर अबाउट इमरान खान, इट इज अबाउट करोड्स ऑफ पीपल्स। इसमें पाकिस्तानी कॉन्शियसनेस पैदा हो गई है। एंड उसको डील करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज कम से कम मैं तो उसके पीछे पड़ जाऊंगा। और मैं उसे उससे जो उसने यूटर्न्स ली हैं, टैक्टिकल यूटर्न्स हैं कि इंडिया से बात करनी है, चलो नहीं करनी, चलो फलानी मिनिस्ट्री से देनी है, नहीं देनी, ये होता रहता है सियासत में। मगर ये सियासत नहीं चल रही अब, ये बहुत बड़ा, ये कुछ, ये इसका कोई चांस भी नजर नहीं आ रहा। ये एग्जिस्टेंशियल नजरिए की बात है, ये पाकिस्तान के निजाम और सिस्टम की बात है। दिस इज नॉट अबाउट 50 सीट्स, दिस इज ये एग्जैक्टली और ना नजर आ रहा है। सो आई एम सॉरी बट नजर नहीं आ रहा। सबर, आपका मतलब फिर क्या है कि इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग ये है, कैलकुलेशन ये है कि मैं जेल में बैठा रहता हूं और उससे सिस्टम जो इन्होंने खड़ा किया है ढांचा, उस पर वो मसलसल दबाव में है। सो इमरान खान को एहसास है कि जो एक जाली ढांचा इन्होंने खड़ा किया है शरीफ जरदारी हुकूमत का, वो दबाव में नहीं। तो ये तो जिन्होंने बनाया उनको भी अंदाजा है, वो कौन सा इजी बैठे हैं, कौन सी अच्छी चीज ऐसी हो गई है जिनकी बुनियाद पे कहा जाए। आप उनको देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब को सुने, जावेद लतीफ को सुने, उन साहिबान को सुने, तो वो तो ओपनली बता रहे हैं कि जनाब ये सारा का, अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल कहा है, उन्होंने कहा है कि जनाब ये सारे केसेस सजाएं खत्म होने वाली हैं, ये कोई सजा भी बरकरार नहीं रह सकती। और नकवी साहब उन्होंने कहा कि ये तो वजीर आजम भी बन सकते हैं, वो तो उनकी मेहरबानी है वजीर दाखिला बने हैं, वो तो वजीर आजम भी बन सकते हैं, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने सिर्फ वजारत दाखिला तक अपने आप को महदूद रखा है।
तो बहुत बड़ा वो इसलिए बंदा फेलियर रहा है बाय द वे, जो पिछले हफ्ते जो इस मुल्क में सिक्योरिटी मूड पे मैं शुरू नहीं करना चाह रहा इस वक्त, मगर हाँ जो सिक्योरिटी डिजास्टर हुआ है और जो पीसीबी में डिजास्टर हुआ है, द मैन शुड रिजाइन, मोहसिन नकवी शुड रिजाइन, बट एनीवेज। हाँ जी, तो इसलिए वो पूरी की पूरी टीम जो है वो काकुल पहुंची हुई है, और उनको ट्रेन उनको वहां पे क्रिकेट टीम को वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर आपका चाइनीज ने सारा काम रोका हुआ है। तो वही बात है कि उस तरफ हम चले गए तो कुछ जी, भी अच्छा नहीं। ये आपने जिक्र कर दिया, मैं बस आपसे पूछना चाहता था, मैं बात खत्म करते हैं। ये जो एक गैर मुसद्दिका किस्म की इतला गर्दिश कर रही है कि चीनी बड़े बरहम और नाराज हैं और उन्होंने बहुत सख्त डंडा दिया हुआ है इस सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि वो ये कह रहे हैं कि हम खुद, हमें इजाजत दें आप, ताकि हम खुद अपने वर्कर्स और इंजीनियर्स जो तकरीबन 30,000 के करीब हैं, उनको हम चाइनीज मिलिट्री और इंटेलिजेंस खुद ग्राउंड पे आके प्रोटेक्शन दे। कोई आपके कानों में ऐसी बात पहुंची कि उन्होंने इस किस्म की ऑफर की है? मैं वजाहत की तरफ जाऊंगा। हमने मेरा ख्याल है पैसे भी ले लिए हैं, एक कोर बनानी थी सी पैक की कवर के लिए। सी 18,000 पैक की, लोगों के हमने ठीक है ना? हमने कोर क्रिएट करनी थी डिफेंसिव, हाँ जी, 3,000 सोल्जर्स। उसके पैसे हमने वसूल किए हैं या नहीं किए? हमने ऑलरेडी एक डिवीजन बनाई हुई है, 3 जी जी। डिवीजन एक और बनती हैं, एक डिवीजन बनी हुई है। अब इन्होंने 4 स्टेप्स लेने हैं और उसमें एक और इन्होंने, आप कह सकते हैं टास्क फोर्स का एक और बन रही है, जिसमें प्रोबेबली एक और जर्नैल जाएगा। तो ये जैसे आपके साथ कमेटी कमेटी खेल रहे थे, जैसे अभी इधर ये सुप्रीम कोर्ट में, तो चीनियों के साथ भी टास्क फोर्स खेल रहे हैं। इनको एक ही चीज आती है साबिर भाई, कि एक कमेटी या एक टास्क फोर्स या एक फोकस ग्रुप या एक फोकल ग्रुप बट बना। वजाहत ये इसलिए सीरियस है कि 28 तारीख को बीजिंग से एक स्टेटमेंट इशू हुई चाइनीज मिलिट्री की तरफ से, विच वाज आल्सो कोटेड इन पाकिस्तानी पेपर्स, जिसमें चाइनीज एक कर्नल कंफर्म है, बात, उसने ये कंफर्म कहा, बात। कंफर्म बात है और ये दिस वाज दैट मिलिट्री कंटिंजेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 23 मार्च की परेड में, और वापस आके उन्होंने ये कहा कि चूंकि पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा, तो चाइनीज मिलिट्री हैज ऑफर्ड पाकिस्तान नहीं सिक्योरिटी नहीं, असिस्टेंस। वो हुआ ये था कि उस कंटिंजेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ट्राई सर्विस कंटिंजेंट था, उससे बात निकली। और बिकॉज चाइनीज मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड होता है, चाइनीज मीडिया ने तस्वीर ऐसा करवाई, तस्वीर ऐसी खींची कि अभी ये पाकिस्तान में आके अपना झंडे जो हैं वो मार्च पास करके बाजे बाजे बजा के अभी अभी वापस आए हैं, हम इनका खैर मकदम कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं चाइनीज कितने स्मार्ट हैं। चाइनीज ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हमारे 5 बंदे तुम लोगों ने फिर से मरवा दिए हैं, कमीनों, बंदे बनो, ये नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल रिलैक्स करके अपने बंदे वापस बुलवाए, उन बंदों की तस्वीरें खींची जा रही थी, हाँ भाई कैसा लगा, मजा आया, पाकिस्तान कैसा मुल्क है, अच्छा मुल्क है। फिर उस वक्त उस प्रेस इवेंट में चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमने रिगार्डिंग दिस ऑफर दे दी है। अब दिस इज अ वेरी डेंजरस लाइक ट्रेंड, बिकॉज it's a very challenging situation चाइना ने because पहले बोला हुआ है, मगर 60 बिलियन डॉलर की पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट जिस मुल्क की है, वो कह रहा है कि आपसे अपनी हमारी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट की हम कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं। तो इससे ये क्या करेंगे आप? अब द थिंग इज, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, चाइनीज ट्रूप्स चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को और दीगर ममालिक में प्रोटेक्ट करते हैं। चाइना के ट्रूप्स और बेसेस इस वक्त अफ्रीका में दीगर ममालिक में है, ठीक है, जो उधर चाइनीज पोर्ट्स, चाइनीज ब्रिजेस, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट बना हुआ है, मगर हमने इस पे एक रिपोर्ट की थी पिछले दिनों में, ये इस वक्त एक अजीब किस्म की इंटरसेक्शन पे आ गए। एक तरफ चाइना जो है उस पर ये डिपेंड करते हैं, आपका सबसे बड़ा क्रेडिटर है चाइना, सबसे ज्यादा आपको मिलिट्री हार्डवेयर देता है। एक आपका एक दोस्त रह गया, राइट, वो है चाइना, यस। और ये अरबी शहजादे आपके दोस्त नहीं है, ये इंडिया से इनकी ज्यादा अब स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो गई है। तो एक बंदा है जो आपको एज ए ट्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखता है, वो है चाइना। दूसरी तरफ आपसे प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, और तीसरी तरफ चाइनीज अब तमीज से, प्यार से, मोहब्बत से, बट स्टिल अब अपने दांत और नाखून दिखाने लग गए हैं। अब अगर आपने सेटअप कर लिया तो एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट बनता है कि कल आके कोई भी कह सकता है भाई हमारे सफारत खाने पे अटैक हुआ है, हम अपने लोग भेज रहे हैं, भाई हमारे फराने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज पे हम डैम बना रहे थे, अमरीकी डैम बनवा रहे हैं, वो अयूब खान का डैम अभी तक याद दिलवाते हैं कि हमने मंगला बनवाया था, राइट। वो तो अमरीकी कह सकते हैं कि भाई हम डैम बना रहे हैं, हम ग्रीन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे भी बंदे आ सकते हैं। बट दिस कैन बी अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, एंड द पाकिस्तानीज एज यूजुअल डॉक्टर साहब आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे डू, कि एक और टास्क फोर्स, एक और फोकल ग्रुप, चिड़िया कमेटी, और उसमें एक और लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल जाएगा, और एक और सेक्रेटेरिएट बनेगी, और एक और कैबिनेट और डिवीजन, उसकी तनख्वाह जो है वो चीन से आएगी। अच्छा चलिए, हाँ। लास्ट स्टेटमेंट ले लें आपकी साबर भाई, फिर इसको वाइंड अप करते हैं जी। आपकी क्या इस पे योर लास्ट वर्ड?
इस इश्यू पे, जी चाइना जी वाले में आगे? जी जी, चाइना वाले इशू पे। नहीं, मेरे पास तो यही है कि वो खुश नहीं है। उन्होंने पहले भी जब उनका लॉस हुआ था तो उस वक्त भी यही बात हुई थी, फिर सिक्योरिटी विक्योरिटी हर चीज, लेकिन इस दफा जो दोबारा हुआ है तो वो खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। और वाकयातन ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर अगेन वही बात है कि उन्होंने ये बात की है। और मुझे तो किसी ने बताया कि उनकी सिक्योरिटी, बल्कि अब वो खुद भी ये कर रहे हैं, यानी ऐसा है ऐसा है। सिक्योरिटी। जी, ऐसा है। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर आपका, वजाहत सईद आपका, इसी तरह से डॉक्टर शहबाज गिल जिन्होंने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। हमारी कोशिश होगी कि इस डिस्कशन को ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे हम कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हमें हर लेवल के ऊपर एक कंफ्यूजन और एक कयास नजर आता है। यही एक रेलेवेंट प्रोफेशनल वर्ड है इसे एक्सप्लेन करने का। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख लें, ये जज साहिबान को जो पाउडर के लिफाफे मिल रहे हैं उसे देख लें, तहरीक इंसाफ के अंदर की पॉलिटिक्स देख लें, और चाइना और पाकिस्तान रिलेशनशिप को देख लें, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की तो हमने बात की ही नहीं है। कंफ्यूजन है, कयास है, डिसफंक्शनल है, कहीं पर भी आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो नहीं मिल रही। आपसे बात होती रहेगी, आज इतना ही, फिर मुलाकात होती। थैंक यू।